हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनुज कुमार है। यह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शंस पर लेक्चर नंबर 2। पहले लेक्चर में हमने डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शंस के कॉन्सेप्ट को बताया था। आज हम इस लेक्चर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन के कॉन्सेप्ट को बता देता हूँ फिर से। तो डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन का यूज कब किया जाता है? आंसर है कि डायरेक्ट एंड जब आपको दो क्वांटिटी गिवन है उनके बीच में आपको रिलेशन स्थापित करना हो तो हम डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन के द्वारा दोनों क्वांटिटी के बीच में रिलेशन को स्थापित कर सकते हैं। जैसे अगर कोई क्वांटिटी x है, दूसरी क्वांटिटी y है, अगर आपको बोला जाए कि x है वो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, प्रोपोर्शनल टू y, तो इसको मैथमेटिकली आप ऐसे लिख सकते हैं x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो x इक्वल टू ये हो जाएगा के वाई। जहां पर ये के है, के को हम क्या बोलेंगे? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ओके, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, उसकी दो प्रॉपर्टी जो होती है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज करेगी, सपोज अगर बाई इंक्रीज कर रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में एक्स भी इंक्रीज करेगा। ओके, और दूसरी कंडीशन होती है कि अगर बाई इंक्रीज कर रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में एक्स भी इंक्रीज करेगा, और अगर बाई डिक्रीज कर रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में एक्स भी डिक्रीज करेगा। ओके, दूसरे शब्दों में कहें कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज करेगी तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज करेगी विद द सेम रेशियो। ओके, दूसरा पॉइंट है अगर बाई डिक्रीज कर रहा है तो एक्स भी डिक्रीज करेगा। ओके, ये हो गया कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट प्रोपोर्शंस का। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या कॉन्सेप्ट होता है? अगर आपको बोला जाए कि एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बाई बोला जाए तो ऐसे लिखेंगे x, इसको पढ़ाएंगे हम x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बाई, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू k अपॉन बाई, या आप ऐसे लिख सकते हैं x इंटू बाई इक्वल टू k। यहां पे k क्या है? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ओके, इस केस में क्या होगा कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज करेगी। ओके, पॉइंट 1। पॉइंट 2 क्या है? अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज कर रही है तो उसके रिस्पेक्ट में जो दूसरी क्वांटिटी है वो इंक्रीज करेगी। ओके, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो देयर आर 10 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। पहला डायरेक्ट प्रोपोर्शन प्रॉब्लम, जिसको मैं प्रीवियस लेक्चर में रिकॉर्ड कर चुका हूं। सेकंड टाइप का इनवर्स प्रोपोर्शन प्रॉब्लम। थर्ड टाइप का कंबाइंड प्रोपोर्शन प्रॉब्लम। फोर्थ टाइप का परसेंटेज एंड प्रोपोर्शंस। फिफ्थ टाइप का यूनिटरी मेथड प्रॉब्लम। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन प्रॉब्लम किसमें होता है? जैसे आपको पता है कि स्पीड क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होती है। ठीक है, अगर डिस्टेंस को आप इंक्रीज करोगे तो स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी, या अगर आप स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो डिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगी। इस टाइप में हमने क्या क्या पढ़ा था इनवर्स प्रोपोर्शन प्रॉब्लम में? कि जो नंबर ऑफ वर्कर्स होते हैं इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ डेज के, या टाइम आप बोल सकते हैं। ठीक है, कंबाइंड प्रोपोर्शनल प्रॉब्लम, जब आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन दोनों को कॉन्सेप्ट का यूज किया जाए, या फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बीच में आपको ज्यादा दो, जैसे आपको चार क्वांटिटी गिवन है x1 y1 x2 y2, और बोला गया कि x1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y1, x2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y2, तो अब दोनों को कंबाइन करके आपको बोला जाए तीन क्वांटिटी आपको एग्जैक्ट गिवन हो बट चौथी क्वांटिटी अननोन हो, तो आप क्या कर सकते हैं? x1 अपॉन x2 दिस इक्वल टू y1 अपॉन y2। इसकी हेल्प से आप जो अननोन क्वांटिटी है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। आज हम परसेंटेज एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, यूनिटरी मेथड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, रूल्स ऑफ थ्री प्रॉब्लम देखेंगे, एप्लीकेशन एंड ज्योमेट्री देखेंगे, करेंसी कन्वर्जन देखेंगे, मिक्सचर एंड सॉल्यूशन देखेंगे, एंड 10 टाइप का बिजनेस एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? परसेंटेज एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या क्या इन्वॉल्व होगा? क्वेश्चन इन्वॉल्विंग परसेंटेज चेंजेस एंड देयर इफेक्ट ऑन डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन रिलेशनशिप। ओके, जो परसेंटेज चेंज होगा उनमें क्या है? डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है। तो प्रॉब्लम देखते हैं कि द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस बाई 20%। ओके, वाई व्हाट परसेंटेज शुड द न्यू प्राइस बी इंक्रीज टू ब्रिंग इट बैक टू द ओरिजिनल प्राइस? ओके, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। मान लेते हैं कि जो ओरिजिनल प्राइस है वो कितनी है? ₹P। ओके, और P न्यू क्या है?
न्यू रिड्यूस प्राइस, हमने क्या माना कि जो ओरिजिनल प्राइस है वो पी है और जो न्यू रिड्यूस प्राइस है वो कितनी है, पी न्यूज। ओके, अब हमें क्या करना है, परसेंटेज इंक्रीज। ओके, तो परसेंटेज इंक्रीज के इक्वल टू क्या होता है, ओरिजिनल प्राइस माइनस रिड्यूस प्राइस अपॉन रिड्यूस प्राइस इनटू 100। तो ओरिजिनल प्राइस हमने क्या मानी थी, पी, रिड्यूस प्राइस क्या मानी थी हमने, पी न्यू, तो ये हो गया पी माइनस पी न्यू अपॉन पी न्यू इंटू 100। ठीक है, तो क्या बोला गया, द प्राइस ऑफ एन आइटम रिड्यूस बाई 20%, तो पी न्यू क्या हो जाएगा, पी न्यू हो जाएगा पी माइनस 20% ऑफ पी, तो क्या होगा पी माइनस 20 अपॉन 100 इंटू पी, तो पी माइनस 0.20 पी, तो 0.8 पी, पी न्यू की वैल्यू कितनी आई, 0.8 पी, तो यही लिख दिया पी माइनस पी 0.8 पी अपॉन 0.8 पी इंटू 100, तो क्या मिलेगा 0.2 पी अपॉन 0.8 पी इंटू 100, तो पी से पी कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला 2/8 इंटू 100। ओके, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे हमें क्या मिलेगा 4, तो 100 अपॉन 4 इक्वल टू कितना मिलेगा 25%। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा 25%। ओके, हम फिफ्थ टाइप के यूनिटरी मेथड प्रॉब्लम को देखेंगे, क्या है अप्लाइंग, इस टाइप के प्रॉब्लम में क्या क्या दिया जा सकता है और क्या क्या पूछा जाएगा। अप्लाइंग द यूनिटरी मेथड टू फाइंड वन क्वांटिटी व्हेन द अदर इज अननोन, सॉरी अदर इज नोन, बेस्ड ऑन डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शंस। ओके, तो प्रॉब्लम देखते हैं इससे रिलेटेड। इफ 5 वर्कर्स कैन कंप्लीट अ जॉब इन 6 days, हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर 8 वर्कर्स टू कंप्लीट द सेम जॉब। ओके, सॉल्यूशन देखते हैं। हमें पता है कि जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ डेज के। ओके, तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू नंबर ऑफ डेज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, कांस्टेंट। ओके, तो आपको क्या क्या क्वांटिटी गिवन है, 5 गिवन है, नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है, नंबर ऑफ डेज गिवन है। अब आपको नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है और नंबर ऑफ डेज आपसे पूछे गए हैं, तो अब क्या फॉर्मूला बन जाएगा, W1 इंटू D1 दिस इक्वल टू W2 इंटू D2। ठीक है, तो W1 इक्वल टू कितना गिवन है 5, तो 5 वर्कर्स कितने दिन में काम कर रहे थे 6 डे में, तो D1 इक्वल टू कितना हो गया 6, W2 कितना गिवन है 8। ठीक है, हमें D2 निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है W1 इंटू D1 दिस इक्वल टू W2 इंटू D2, तो यहाँ से D2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, D2 दिस इक्वल टू W1 इंटू D1 अपॉन W2। हम क्या करेंगे, W1 D1 एंड W2 की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या मिलेगा 5 इंटू 6 अपॉन 8। ओके, क्या हमें मिला 30 अपॉन 8, तो D2 इक्वल टू क्या आएगा 30 अपॉन 8, तो कितना मिलेगा D2 अप्रोक्सीमेटली 4 डेज। ओके, जो 8 वर्कर्स हैं उस काम को कितने दिन में करेंगे, अप्रोक्सीमेटली 4 डेज में। ओके, अब 6 टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है रूल ऑफ 3 प्रॉब्लम। क्या होगा इस टाइप के प्रॉब्लम में, क्या गिवन होगा और क्या पूछा जाएगा, यूजिंग द रूल ऑफ 3 टू फाइंड अ मिसिंग वैल्यू व्हेन 3 रिलेटेड क्वांटिटीज आर गिवन। ओके, जब आपको 3 क्वांटिटी गिवन है और आपको बोला जाए कि x1 इज प्रोपोर्शनल टू y1, x2 इज प्रोपोर्शनल टू y2, और बोला जाएगा x1 x2 एंड y1 आपको गिवन हो और y2 आपसे पूछा जा सकता है, तो इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट यूज होगा उसे रूल ऑफ 3 बोलते हैं। ओके, प्रॉब्लम देखते हैं। 3 मशीन कैन कंप्लीट अ जॉब इन 4 days, 4, 6 and 8 hours, okay, respectively. How long will it take if all 3 machine work together? ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। 3 मशीन के बारे में बात की गई, तो हम एक मशीन को, फर्स्ट मशीन को A मान लेंगे, सेकंड मशीन को B मान लेंगे और थर्ड मशीन को C मान लेंगे। ये क्या है, मशीन है। ओके, ठीक है, तो A है मशीन, वो जॉब को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है 4 आवर्स। ठीक है, तो वर्क रेट ऑफ ए कितना हो गया 1/4 पार्ट ऑफ जॉब पर आवर। ओके, बी जॉब को कितने आवर में कंप्लीट करता है 6 आवर्स में, तो वर्क रेट ऑफ बी कितना आ जाएगा 1/6 पार्ट ऑफ जॉब पर आवर। ओके, अब वर्क रेट ऑफ सी कितना आ जाएगा 1/8 पार्ट ऑफ
जॉब पर आवर। ओके, हम क्या निकालेंगे, कंबाइन वर्क रेट, कंबाइन वर्क रेट ए बी एंड सी क्या हो जाएगा 1/4 + 1/6 + 1/8। तो 4, 6 एंड 8 का एलसीएम कितना होता है 24। तो यहाँ हो जाएगा 6 + 4 + 3 क्या मिलेगा हमको 13/24। हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम ऑल मशीन, जो ऑल मशीन है उनका टाइम कितना हो जाएगा 1 कंबाइन वर्क रेट। ये क्या हो जाएगा 1/13/24 इक्वल टू 24/13। ओके, तो आंसर क्या मिलेगा हमको 1.85 आवर्स। तो ये टाइम कितना मिला 1.85 आवर्स। ठीक है, ठीक है, 1.85 आवर्स को अगर आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा 1 आवर्स एंड 52 मिनट्स। ओके, जो 3 मशीन है अगर एक साथ वर्क करें तो जॉब को कंप्लीट करने में 1 आवर एंड 52 मिनट्स लगेंगे। ओके, 7 टाइप के प्रॉब्लम क्या है, एप्लीकेशन इन ज्योमेट्री। तो अप्लाइंग डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस कॉन्सेप्ट टू सॉल्व ज्योमेट्री प्रॉब्लम सच एज अ सिमिलर फिगर एंड देयर प्रॉपर्टी। क्या कहना चाह रहा है, एप्लीकेशन ज्योमेट्री का मतलब कि हम डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस के कॉन्सेप्ट का यूज करके ज्योमेट्री प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, जो सिमिलर फिगर आपको दे रखे हैं कि और उनका रेशियो आपको गिवन, उनकी जो साइड है उनके रेशियो गिवन आपको दिया जा सकता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम देखते हैं क्या है, 2 सिमिलर ट्रायंगल्स हैव साइड लेंथ इन द रेशियो 3:5। ओके, इफ द पेरीमीटर ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द लार्जर ट्रायंगल। ओके, तो इसका सॉल्यूशन लिखने से पहले मैं सबसे पहले आपको पेरीमीटर के बारे में बता देता हूं कि पेरीमीटर होता क्या है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो हमने मान लिया ये ट्रायंगल है। ओके, जिसकी एक साइड इसको नाम दे दिया x सेंटीमीटर, इसको y सेंटीमीटर, इसको z सेंटीमीटर। अगर आपको बोला जाए कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा x + y + z सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरे शब्दों में क्या है कि जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है सम ऑफ साइड्स। ओके, वो उस केस में होगा जैसे ट्रायंगल हुआ, रेक्टेंगल हुआ एंड स्क्वायर के केस में। ओके, ठीक है, सम ऑफ साइड होता है, जो भी साइड्स गिवन है उनका सम। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना होता है x + y + z, जो भी साइड है उनका एडिशन कर दो। अब अगर आपसे बोला जाए कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, आपको सबसे पहले रेक्टेंगल बनाना होगा। एक वजह हमने मान ली x है, दूसरी रेक्टेंगल की क्या कंडीशन होती है कि जो आमने सामने की वजह होती है वो सेम होती है। तो ये y सेंटीमीटर मान लिया, इसको x सेंटीमीटर मान लिया। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा सम ऑफ ईच साइड, तो क्या हो जाएगा x + y + x + y किस में है सेंटीमीटर में है। तो क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में x + y सेंटीमीटर। जरूरी नहीं है कि ये मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा है तो आप सेंटीमीटर में ही होनी चाहिए जो साइड है, आप मीटर में भी आपको गिवन हो सकती हैं। बट ये ध्यान देना होगा कि जो भी आपको साइड होंगे उनको अगर मीटर में है तो मीटर में ही रहेगा। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा 2 × ब्रैकेट x + y। अगर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की बात की जाए तो स्क्वायर कैसा होता है, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर की ईच साइड इक्वल होती है और ईच जो एंगल है वो 90 डिग्री होते हैं। रेक्टेंगल में भी 90 डिग्री होते हैं। ओके, तो एक साइड को हमने मान लिया a सेंटीमीटर, तो ऑल अदर साइड आल्सो a सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा a + a + a + a। तो कितने टाइम्स है 4a सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना आ गया 4a सेंटीमीटर। ओके, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं प्रॉब्लम का। हमें क्या गिवन है, जो स्मॉलर ट्रायंगल है उसका पेरीमीटर गिवन है 24 सेंटीमीटर, और जो 2 सिमिलर ट्रायंगल है उनकी साइड लेंथ है वो उनका रेशियो गिवन है 3:5। ओके, ठीक है, क्या गिवन है 3:5। हम मान लेंगे कि जो पेरीमीटर ऑफ लार्जर ट्रायंगल है उसकी कितना है x सेंटीमीटर। ठीक है,
तो हमें क्या मिलेगा 3/5 इक्वल टू 24/x। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, हमको मिलेगा 3 इंटू एक्स दिस इक्वल टू 24 इंटू 5। दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू क्या मिला हमें 24 इंटू 5/3। अब 3 से 24 को डिवाइड करते हैं, हमको क्या मिलेगा 8। एक्स इक्वल टू क्या मिला 8 इंटू 5। तो एक्स इक्वल टू कितना आया 40 सेंटीमीटर। ओके, 8th टाइप के प्रॉब्लम देखते हैं, करेंसी कन्वर्जन। तो कन्वर्टिंग करेंसी यूजिंग अ डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन स्पेशली इन प्रॉब्लम रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज करेंसी। तो क्या है, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट का यूज करके हम करेंसी कन्वर्जन कर सकते हैं। जैसे क्या है, जैसे एक यूएस डॉलर की कीमत 83 रुपए के अराउंड चल रही है आज के समय में। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो 1 USD डॉलर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना है 83 इंडियन रुपीज। ओके, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के कॉन्सेप्ट का यूज किया गया। ठीक है, अगर इसी को अगर हम बोला जाए दूसरे शब्दों में कि जो 1 इंडियन रुपीज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 83 डॉलर। ओके, तो अगर 1 इंडियन रुपीज की बात की जाए दिस इक्वल टू होता है 1/83 USD। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसी जो करेंसी कन्वर्जन है, चलिए इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम देखते हैं। क्या है प्रॉब्लम, इफ 1 USD इक्वल टू 75 इंडियन रुपीज, हाउ मच इंडियन रुपीज विल यू गेट फॉर 300 USD। तो क्या है 1 USD क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना 75 इंडियन रुपीज। तो इस केस में क्या है, जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कितना आएगा 1, क्योंकि ये 1 ठीक है इंडियन रुपीज आपको गिवन है कि 1 USD इक्वल टू आपको इतना गिवन है, तो 1 USD इक्वल टू ये आ गया 1 इंटू, तो 1 इक्वल टू क्या है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ओके, हमें पूछा गया कि 300 USD है तो इंडियन रुपीज कितने होंगे, तो 1 USD इक्वल टू 75, तो 300 USD इक्वल टू 300 इंटू 75 इंडियन रुपीज। तो ये आ गया 22,500 इंडियन रुपीज। इसमें क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट का यूज किया कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हुई। 1 USD इक्वल टू कितना था 75, 300 USD किया तो ये क्या होगा 22,500 रुपीज। मैंने क्या किया, नंबर ऑफ USD को इंक्रीज किया तो नंबर ऑफ इंडियन रुपीज भी इंक्रीज हो गए। ये कॉन्सेप्ट किसका था, डायरेक्ट प्रोपोर्शंस का। ओके, 9th आपके प्रॉब्लम देखते हैं, मिक्सचर एंड सॉल्यूशन। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग मिक्सिंग डिफरेंट सब्सटेंस विद डिफरेंट कंसंट्रेशन व्हेन क्वांटिटीज आर रिलेटेड थ्रू डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, चलिए इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम देखते हैं। क्या है, अ केमिस्ट हैज 2 सॉल्यूशन ऑफ 40% एंड 60% कंसंट्रेशन, हाउ मच ऑफ ईच सॉल्यूशन शुड बी मिक्स्ड टू ऑब्टेन 50 लीटर्स ऑफ 50% सॉल्यूशन। ओके, तो 2 टाइप के सॉल्यूशन आपको गिवन है, तो हमने एक टाइप के जो सॉल्यूशन है उसको मान लिया कि उसकी क्वांटिटी कितनी है x लीटर है। ओके, x लीटर ऑफ 40% सॉल्यूशन भी मिक्स, और दूसरे टाइप का जो सॉल्यूशन है उसको हमने उसकी क्वांटिटी हमने बाई लीटर ऑफ मान ली है, तो क्या है बाई लीटर ऑफ 60% सॉल्यूशन भी मिक्स। ठीक है, और जो दोनों सॉल्यूशन है उनकी क्वांटिटी की टोटल कितना गिवन है 50 लीटर। तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी x + y इक्वल टू 50। ओके, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब बाकी की जो कंडीशन ये गिवन है 50% सॉल्यूशन वाले, तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे तो हमको मिलेगा 40x + 60y अपॉन x + y इक्वल टू 50। ठीक है, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या था x + y इक्वल टू 50, तो x + y इक्वल टू 50। ओके, x + y इक्वल टू हमको 50 मिला, यहां से एक इक्वेशन मिलेगी, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, हमको मिलेगा 40x + 60y इक्वल टू 50 ब्रैकेट में x + y। ओके, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 40x + 40y + 20y इक्वल टू 50x + y। हमें x + y की वैल्यू पता है 50, यहां से हम 40 कॉमन लेंगे, हमें मिलेगा 40x + y + 20y इक्वल टू 50x + y। ठीक है, क्या मिलेगा 20y इक्वल टू 50x + y माइनस 40x + y। तो x + y हम कॉमन ले लेंगे, हमको क्या मिलेगा 50 - 40, तो हमें क्या मिला 10 × x + y
20/, y इक्वल टू क्या मिला 10 इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 20। ठीक है, तो 10 इंटू एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 50, 50 अपॉन 20। ठीक है, ये क्या हो गया 500 अपॉन 20, क्या मिला हमें 50 अपॉन 2, तो y इक्वल टू कितना आया 25 लीटर्स। ओके, जब y की वैल्यू 25 आई तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 माइनस वाई, 50 माइनस 25, x इक्वल टू कितना आएगा 25 लीटर्स। ओके, तो x एंड y की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई 25 लीटर, y की वैल्यू कितनी आई 25 लीटर। ओके, अब लास्ट टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं जो कि बिजनेस एंड फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है। क्या है, सॉल्विंग बिजनेस एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट मार्कअप etc which may have direct or inverse proportion relationships। ओके, इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम देखते हैं। क्या है, अ शॉपकीपर रिड्यूस द प्राइस ऑफ एन आइटम बाय 20% एंड लेटर इंक्रीज इट बाय 25% इफ द ओरिजिनल प्राइस वाज 2000 इंडियन रुपीज, फाइंड द फाइनल प्राइस। ओके, सॉल्यूशन देखते हैं। तो जो ओरिजिनल प्राइस कितनी की मैंने, ओरिजिनल प्राइस है 2000। ओके, बोला गया कि जो शॉपकीपर ने है जो ओरिजिनल प्राइस पर कितने 20% रिड्यूस किया है। ठीक है, तो प्राइस हो जाएगी, प्राइस इक्वल टू हो जाएगा 2000 माइनस 20% ऑफ 2000। ये क्या है, आफ्टर 20% रिड्यूस, 20% रिड्यूस करने के बाद जो रिमेनिंग प्राइस बचेगी, रिमेनिंग प्राइस या प्राइस ऑफ आइटम कितना हो जाएगा 2000 माइनस 20 अपॉन 100 इंटू 2000। ओके, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, हमको मिलेगा 2000 माइनस 20 इंटू 20 कितना हो गया 2000 माइनस 400, हमको मिला 1600। ठीक है, तो जो शॉपकीपर ने जो 20% आइटम का प्राइस रिड्यूस किया है, उसके बाद जो आइटम का जो कॉस्ट बचेगा वो कितना होगा यार 1600 रुपीज। फिर बोला गया कि जो रिड्यूस प्राइस है, ये क्या है, रिड्यूस प्राइस कितना आया 1600। जो रिड्यूस प्राइस है उसको कितने परसेंट हाइक किया 25%, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी 1600 प्लस 25% ऑफ 1600, तो क्या होगा 1600 प्लस 25 अपॉन 100 इंटू 1600, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला 1600 प्लस 25 इंटू 16, दिस इज इक्वल टू 1600 प्लस 25 इंटू 16 को मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या मिलेगा 400, तो 1600 प्लस 400 दिस इक्वल टू क्या मिला 2000 रुपीज। ओके, जो फाइनल सेलिंग प्राइस कितनी आई, फाइनल सेलिंग प्राइस इक्वल टू कितना है 2000 रुपीज। ओके, तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ओके।